आज का हमारा टॉपिक होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि आपने पिछले वाले क्लास में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर अलग अलग एक्टिविटी देखा आपने। उसी में से हमारा पहला एक्टिविटी क्या था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके अंदर भी आपको छोटा छोटा टॉपिक आपको एक दो मिल जाएगा। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब होगा कि आप खेती जब करेंगे तो आप अपने मिट्टी को तैयार कैसे करेंगे। ठीक है, पहले उसके बारे में देख लेते हैं। लिखा गया है द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर सोइंग अ क्रॉप, यानी कि फसल को लगाने से पहले सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, आपको मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। ठीक है, आगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। अच्छा, एक बात बताइए, आप जब आप खेती करने जाते हैं तो खेती करने से पहले, यानी कि फसल को लगाने से पहले आपके खेत का जो मिट्टी होता है वो बहुत ही टाइट होता है और टाइट मिट्टी में कभी भी हमारा फसल उग नहीं सकता। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको मिट्टी को लूज करना पड़ता है, ढीला करना पड़ता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक्टर से खेत को अपना जोतते हैं, यानी कि मिट्टी को हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली उखाड़ते हैं। वो क्या करता है, हमारा मिट्टी पूरा लूज हो जाता है और उसके ऊपर यदि आप फसल लगाएंगे तो आराम से उग जाएगा। ठीक है, वही चीज़ में लिखा गया था। तो सबसे पहले हम लोग बेसिकली इसमें करते हैं कि आपने मिट्टी को लूज करते हैं। ठीक है, आगे दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू दिस सॉइल। अच्छा, हम लोग बेसिकली मिट्टी को ढीला क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो फसल का जो जड़ होगा वो ज़्यादा अंदर जा सके। ठीक है, और ज़्यादा अंदर जाएगा तो हमारा पेड़ कैसा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। उसको वो जल्दी गिर नहीं पाएगा, कितना भी आंधी तूफान आए वो क्या गिर पाएगा जल्दी, क्योंकि आपका बेस मजबूत है, जड़ आपका मजबूत है, कहाँ से आपका पेड़ गिर पाएगा। ये अच्छा तरीका है। आगे द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रेथ इजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। और यदि आपका मिट्टी ढीला रहेगा तो आपके जड़ को भी लगातार क्या मिलता रहेगा, हवा पानी सब कुछ मिलता रहेगा। क्योंकि आपका मिट्टी ढीला है, पानी भी जा रहा है अंदर, हवा भी जा रहा है, आपका रूट क्या होगा और लंबा फैलता चला जाएगा। तो एक अच्छा तरीका था ये। उसके बाद द लूजेंट सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन दिस सॉइल। और यदि आपका मिट्टी ढीला रहता है तो आपके मिट्टी में क्या क्या जन्म हो सकता है, अर्थवॉर्म पैदा हो सकता है और माइक्रोब्स यानी कि बैक्टीरिया ये सब पैदा हो सकता है। और ये चीज़ आपके फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है कि अर्थवर्म जो होता है, जो केचुआ होता है या फिर जो बैक्टीरिया ये सब होता है, आपके फसल को बर्बाद करता है? नहीं, बल्कि आपके फसल को और इम्प्रूव करने का काम करता है। क्योंकि अपना वेस्ट प्रोडक्ट जितना भी जनरेट करता है वो कहाँ पे रहेगा, आपका मिट्टी में ही रहेगा और वो एक तरीके से खाद के तौर पर काम करता है। तो मिट्टी को ढीला करना यानी कि मिट्टी को लूज करना, ये सबसे पहला और सबसे समझदारी वाला काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर बिकॉज दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड्स ह्यूमस टू इट। यानी कि ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, आपका अर्थवर्म हो गया, ये सब ना किसान का दोस्त है। यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। क्यों दोस्त है, क्योंकि ये लोग किसान के फसल को और इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं, कैसे मदद करते हैं, मिट्टी को और ज़्यादा ढीला करके, अपना उसमें वेस्ट प्रोडक्ट को ऐड करके। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट बेसिकली वो बाद में जाके खाद के तौर पे काम करता है। और सबसे बड़ी बात, वो ह्यूमस प्रोवाइड करता है। ह्यूमस का मतलब हो गया एक तरीके से उसको खाद देने का काम करता है, फर्टिलाइजर, वो भी नेचुरल फर्टिलाइजर। कौन, आपका अर्थवर्म, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब बैक्टीरिया ये सब। तो ये हमारा किसान के तरीके से दोस्त है, काम करता है। किसान कभी भी अपने खेत से नहीं चाहेगा कि हमारे खेत से सारा का सारा केचुआ बाहर निकल जाए, कभी नहीं चाहेगा वो, बल्कि वो और जानबूझ के अपने खेत में केचुआ डालता है। आपने कभी देखा है इस चीज़ को? नहीं देखा होगा शायद आप लोगों ने, लेकिन गाँवों में जो किसान होते हैं ना, वो चाहते हैं कि हमारे खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा केचुआ हो, अर्थवर्म हो, ताकि उसका फसल और ग्रो कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। आगे बढ़ते हैं, हालांकि आप नहीं देखे होंगे शायद, चले खैर कोई बात नहीं। आगे उसके बाद लिखा हुआ है दिस सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमारा जो मिट्टी होता है उस मिट्टी में मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, एयर होते हैं और साथ ही साथ हमारे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जैसे अर्थवर्म, बैक्टीरिया, ये सब होते हैं आपके मिट्टी में। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। अच्छा, आपने कभी इस चीज़ को देखा है, हमारा ना जो प्लांट मर जाता है या फिर जो एनिमल मर जाता है, उसको कुछ दिन के बाद आप देखेंगे ना, यानी कि 2-3 महीने के बाद आप देखेंगे तो वो ना वहाँ से गायब हो चुका होता है। मालूम है क्यों? इसलिए गायब हो गया क्योंकि मिट्टी में क्या था, आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म था और लिविंग ऑर्गेनिज्म ने खा लिया उन सारे प्लांट को, उन सारे एनिमल को, तभी वो गायब हो गया। तो ये एक अच्छा काम करता है डिकम्पोज करने का, मतलब कि आपके मरे हुए प्लांट को, मरे हुए एनिमल को इन्वायरमेंट में मिला देने में बहुत अच्छा काम करता है। कौन, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि अर्थवर्म हो गया, फिर से आपका
बैक्टीरिया हो गया, ये सब। तो ये बहुत अच्छा काम करता है और आप ये आपके इन्वायरमेंट को गंदा भी नहीं होने देता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। अच्छा, जैसे आप मान लीजिए आपका ना एक प्लांट था जो कि मर गया, ठीक है, वो प्लांट तो मर गया लेकिन उसके अंदर क्या प्रेजेंट था? न्यूट्रिएंट प्रेजेंट था। उसी प्रकार से आपका एक एनिमल था, मर गया, उस प्लांट के अंदर क्या था? न्यूट्रिएंट था। और उस प्लांट को, एनिमल को, यानी कि जो मर गया था उसको बैक्टीरिया ने खाया, और बैक्टीरिया ने जब खाया तो वो वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ पर जनरेट करेगा? मिट्टी में ही जनरेट करेगा। इट मीन्स वो मिनरल जो कि प्लांट के पास था, जो एनिमल के पास था, वो दोबारा कहाँ मिल गया? हमारा मिट्टी में ही मिल गया। और उसी मिट्टी का हम लोग दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं अपने फसल को उगाने के लिए। तो सोचिए हमारा फसल कितना अच्छा उगेगा। तो ये ना इन्वायरमेंट का मतलब ये बिहेवियर है इन्वायरमेंट का, ये अपना लगातार इस तरीके से करता रहता है और इसीलिए हमारा फसल अच्छा भी होता है। ठीक है, तो मिट्टी में केचुआ का होना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया का होना, ये सब किसानों के लिए वरदान का काम करता है, तभी उसका फसल इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। और ये न्यूट्रिएंट्स दोबारा कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि कौन इस्तेमाल कर लेगा? दोबारा प्लांट इस्तेमाल कर लेगा अपने ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, आगे अब यहाँ पे आपके पास एक टर्म मिलेगा, वो टर्म का नाम है टीलिंग और प्लोइंग। चाहे आप टीलिंग बोलो या फिर आप प्लोइंग बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, इसके बारे में देख लो क्या है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लोइंग। मतलब कि जब आप अपने मिट्टी को ढीला करते हो, लूज करते हो, किससे करते हैं आप? पहले के लोग हल से करते थे, दो बैल आगे में जोड़ देते थे, पीछे में हल हमारा लगा हुआ रहता था और उस हल को आदमी चलाता था, आगे बैल खींचता था। पहले हमारा जो मिट्टी ढीला करने का काम था, यानी कि खेत को जोतने का जो काम था, पहले हम लोग अपने हल से करते थे। लेकिन आज हमारे पास क्या आ चुका है? ट्रैक्टर आ चुका है। हम लोग अपने गाँव में आराम से ट्रैक्टर से कर लेते हैं। जैसे मेरे पिताजी जो गाँव में खेती करते हैं ना, तो उनको जैसे अभी तो खैर अभी पानी का समय चल रहा है तो अभी खेती नहीं हो सकता, लेकिन जब हमारा फसल का टाइम आता है तो हमारे पिताजी मिट्टी को ढीला करने के लिए क्या करते हैं? ट्रैक्टर चलवा देते हैं अपने खेत के ऊपर, ताकि हमारा मिट्टी क्या हो सके? ढीला हो सके। उसके बाद उसके ऊपर खेती करते हैं, जिस चीज़ का खेती करना हो, चावल, दाल, गेहूँ, मक्का, किसी भी चीज़ का, उसके बाद करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है मिट्टी को ढीला करने का, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टीलिंग और प्लोइंग। और यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए आप टीलिंग और या फिर प्लोइंग, दोनों का मतलब सेम ही है, आप किससे कर सकते हैं आज के समय में? तो आप ट्रैक्टर से कर सकते हैं। ठीक है, आगे टीलिंग और प्लोइंग इज डन विद द हेल्प ऑफ अ प्लग। प्लग का मतलब यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि एक ना, अब तो हमारे पास पहले ना प्लग, यानी कि जो हल हुआ करता था पहले हमारा, वो लकड़ी का बना हुआ था पहले, लेकिन अब वही कैसा आने लगा हमारे पास? लोहे का बना हुआ आने लगा। जल्दी टूटता भी नहीं है। लकड़ी का पहले जल्दी टूट जाता था, खराब भी हो जाता था, बार बार उसको बनाना पड़ता था। लेकिन अब हमारे पास लोहा का आ चुका है, उसको हम ट्रैक्टर के पीछे फिट करते हैं और मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे में पूरा आपका खेत जोता जाता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। तो हम लोग प्लॉग से करते हैं। प्लॉग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। वुड का ना पहले हमारा जो हुआ करता था वो पहले हुआ करता था, लेकिन आज हमारे पास आयरन का होता है। तो ये एक अच्छा तरीका है। उसके बाद इफ दिस सॉइल इज वेरी ड्राई देन इट मस्ट नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। अच्छा, मान लीजिए कि आपका मिट्टी बहुत ज़्यादा ठोस है, आपके खेत का बहुत ज़्यादा, मतलब आपके खेत का मिट्टी ठोस है, तो क्या आप उसके ऊपर आसान तरीके से अपने ट्रैक्टर के थ्रू खेत को जोत पाएंगे? नहीं, पहले क्या करना पड़ेगा आपको? उस मिट्टी को हल्का सा ढीला करना पड़ेगा। कैसे ढीला करोगे? पानी देकर। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं? ट्रैक्टर चलवाते हैं। मतलब कि जब आपके खेत का मिट्टी हल्का फल्का टाइट है तब तो आप उसको आराम से खेत पे ट्रैक्टर चला के जोत सकते हैं। लेकिन यदि आपके खेत का मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट है तो फिर आप उसके ऊपर पहले पानी दो, ताकि आपका मिट्टी ढीला हो सके, उसके बाद आप उसके ऊपर ट्रैक्टर चलवाओ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है हमारा क्रम्स। क्रम्स क्या होता है? देखो, क्रम्स का मतलब होता है द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड क्रम्स। क्रम्स का ना, क्रम्स का सिंपल सा मतलब है मिट्टी का बड़ा बड़ा टुकड़ा होना, जिसको हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं? ढेला कहते हैं ना। मतलब कि छोटा ढेला नहीं, बड़ा बड़ा ढेला होना, और वो बहुत बड़ा बड़ा होता है। मतलब कि कम से कम तो एक ढेला कम से कम 20 kg का, 30 kg का ऐसा होता है खेतों में। उसको क्या करना पड़ेगा? पहले खेत जोतने से पहले तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, उसको एक लेवल में लाना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग खेती कर सकते हैं। तो वही हमारा क्रम्स कहलाता है, सिंपल सा। ठीक है, आगे इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। तो यदि आप खेती करना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा और उसको लेवल करना पड़ेगा। मतलब कि एक लाइन में उसको लाना पड़ेगा।
ठीक है। उसके बाद लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। अच्छा, आपने कभी ये चीज़ देखा है, जब हम लोग अपने खेत को जोतते हैं, जोत देने के बाद ना हम अपने खेत को लेवलिंग भी करते हैं। हम लोग आम भाषा में अपने गांव में इसको कहते हैं चौकी करना। आप सुने इस चीज़ को? चौकी करने का मतलब पहले क्या होता था, ट्रैक्टर के पीछे एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा बांध दिया जाता था और उसके ऊपर एक दो आदमी बैठ जाता था, हाँ, बेड देने के लिए। उसके बाद ट्रैक्टर उसको आगे खींचता था और वो हमारा पूरा खेत लेवल में हो जाता था। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है खेत में फसल को लगाने के लिए और इरिगेशन करने के लिए, खेत में पानी देने के लिए। हम लोग अपने गांव में इसको कहते हैं चौकी करना। चौकी करने का मतलब क्या हो गया, ट्रैक्टर के पीछे एक बहुत बड़ा लंबा सा लकड़ी का टुकड़ा रहता है जो कि बहुत भारी रहता है, उसके ऊपर एक दो आदमी बैठ जाता है और बैठने के बाद फिर हमारा ट्रैक्टर पूरा खेत घूमता है और वो पूरा हमारा लेवल में हो जाता है। ये बहुत अच्छा तरीका था और ये तो हमने किया है, तो हमको एक्सपीरियंस है, हमने आपको बताया, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है, उसके आप पीछे बैठोगे, ट्रैक्टर आगे चल रहा है, आप उसके ऊपर बैठे हो, अच्छा लगता है। कई बार तो हम लोग गिर भी जाते थे उसके ऊपर से, चौकी के ऊपर से, मतलब कि जो हमारा लेवलिंग होता है, लेवल, उसको हम लोग बेसिकली अपने गांव में ना चौकी कहते हैं। उसके ऊपर बैठते थे तो कभी कभी हम लोग गिर भी जाते थे, तो ये एक अच्छा अनुभव था। आगे, लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेबलर। लेबलर से हम लोग लेबलिंग करते हैं और हम लोग अपने आम भाषा में इसको क्या कहते हैं, अपने बिहार में खास करके चौकी कहते हैं, ठीक, चौकी करना। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टीलिंग और प्लोइंग। कई बार क्या होता है ना, यानी कि खेत को जोतने से पहले हम लोग कई बार अपने खेतों में मैन्योर दे देते हैं, यानी कि फर्टिलाइजर दे देते हैं, ताकि जब हमारा खेत जोतना शुरू हो तो ऊपर वाला खाद कहाँ चले जाए, नीचे चला जाए, ताकि हमारा मिट्टी और इम्प्रूव हो सके। तो ऐसा कहीं कहीं पे होता है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। अक्सर क्या आप देखते हैं, खेत को जोतने के बाद हम लोग खाद उसमें ऐड करते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कि खेत को जोतने से पहले अपने खेत में खाद छिड़क देते हैं, उसके बाद खेत को जोतते हैं, ताकि हमारा खाद जो ऊपर में था वो रिवर्स होकर नीचे चला जाए और मिट्टी उसके ऊपर आ जाए, ताकि हमारा अंदर का भी मिट्टी फर्टिलाइज हो जाए, यानी कि अच्छा खासा हमारा वो उपजाऊ बन जाए। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमारे मिट्टी से हमारा जो खाद है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट का सिंपल सा मतलब है कि आप अपने खेती करने में आप किन किन औजारों का आप इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सा औजार हो सकता है, जैसे देखो, बिफोर सोइंग द सीड इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड। यानी कि खेत को जोतने से पहले, खेत में फसल लगाने से पहले आप क्या करते हैं, अपने मिट्टी को तोड़ते हैं, ताकि आपका खेत एक लेवल में आ सके, ताकि आपका फसल भी अच्छा खासा हो सके। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। इसको हम लोग कैसे करते हैं, अलग अलग औजार से करते हैं, अलग अलग टूल से करते हैं। द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पज आर द प्लग, हो एंड कल्टिवेटर। तो ये हमारे पास जैसे प्लग हो गया, हो गया, कल्टिवेटर हो गया, इन सब चीज़ों से हम लोग अपने खेत को बेसिकली क्या कर सकते हैं, लेवल कर सकते हैं, एक अच्छा उसको फील्ड बना सकते हैं, ताकि उसके ऊपर फसल अच्छी तरीके से किया जा सके। कोई डाउट इसमें? चलिए, अब ये जो हमारा 3 इम्प्लीमेंट है, जैसे हमारा प्लग हो गया, उसके बाद हो गया, कल्टीवेटर हो गया, इन तीनों के बारे में हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। और जैसे हम लोग कल शुरू करेंगे, प्लग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग हो के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद कल्टीवेटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग अपने अगले टॉपिक। अगला टॉपिक क्या था, याद कीजिए, सोइंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग सोइंग को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।